नेक्स्ट है हमारा मौर्यकालीन का वास्तुकला। क्या है? मौर्यकालीन का वास्तुकला। मौर्यकालीन में लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान पटना के कुम्हार से मिले थे। ठीक है। और मौर्यकालीन में पत्थर के कुशल कारीगर भी होते थे। ठीक है। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया था जो सबसे बड़ा स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप कौन है? सांची का स्तूप है। ठीक है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनाया था। कौन सा स्तंभ? अशोक स्तंभ। ये कहाँ है? सारनाथ में। ठीक है। जिस पर 4 पत्थर के शेरों का एक ही जगह रखा था जो अहिंसा का सूचक है। जो शेर का एक ही जगह 4 पत्थर पर चित्रित किया गया था वो किसका सूचक है? अहिंसा का सूचक है। ठीक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। क्या है? मौर्यकालीन में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिला। यह यानी याचनी की मूर्ति है। हम क्या है? ये याचनी की मूर्ति है। ठीक है। अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं किंतु पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख नहीं मिला हुआ है। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों से मिलने के बावजूद भी पाटलिपुत्र से एक भी नहीं मिला हुआ था। ठीक है। मौर्यकालीन का हम सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया किंतु यह दूसरे धर्मों का भी आदर करता है। ऐसा नहीं कि वो बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद वो दूसरे धर्म से हमेशा दूर हो जाएगा। ठीक है। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देवनाम प्रियदर्शी जोड़ा जो संस्कृत भाषा में थी। ठीक है। अशोक ने 11 शिलालेख में आदेश दिया कि ब्राह्मण को कोई न सताए। अशोक ने आजीविक संप्रदाय के भक्तों को गया की 4 गुफा दे दिया था। ठीक है। आजीविकों के लिए भी इनका भी पूरी तरह समर्पित थे। अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। और यज्ञ तथा कर्मकांड पर भी रोक लगा दिए थे जिस कारण ब्राह्मण की आय में बहुत कमी हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रशासनिक ढांचा के साथ। ठीक है। मौर्यकाल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। उसके नीचे यू राजा के होते थे। ठीक है। प्रांत का शासन जो प्रांतपति कहलाते थे और वर्ष को 20 को जिला और 20 पति के नियंत्रण में रहता था। ठीक है। 10वां गांव का छोटा मालिक कौन था? ये गोप था। ठीक है। जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी जो ग्रामीण मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। ठीक है। मौर्यकालीन में प्रांतों की संख्या कितना था? 4। और अशोक के समय 5 हो गई थी जो निम्नलिखित है। ठीक है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ और अवंती, प्राची यानी मध्य प्रदेश, कलिंग। तो उत्तरापथ की राजधानी तहसीला है। तहसीला कहाँ है? पाकिस्तान में। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी महाराष्ट्र में है। ठीक है। अवंती जो है उज्जैनी मध्य प्रदेश में है। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी है मध्य प्रदेश। प्राची यानी मध्य प्रदेश में है। इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। कलिंग की राजधानी तोसली है। नेक्स्ट चलते हैं जो नोट में दिया गया है एक श्रीलंका के राजा अशोक ने उपदेशों का पालन किया था और करते थे किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। ठीक है। 232 ईसा पूर्व में BC में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई थी। कब वो डेथ हुआ था उनका? 232 में। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा था। ठीक है। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था जिसकी वजह से वो अशोक के बाद मौर्यकालीन बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। ठीक है। अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त थे और ये जो एक कमजोर शासक थे और अयोग्य भी शासक थे। ठीक है। इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है। और बृहदत्त का सेनापति पुष्यबंदी शुंग था जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहदत्त की हत्या कर दी थी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है। अब चलते हैं मौर्य वंश के पतन का कारण क्या था। ठीक है। मौर्य वंश के पतन का कारण बेसिकली समझे तो अशोक की युद्ध नीति का त्याग करना। ठीक है। अशोक का बौद्ध के प्रति अत्यधिक झुकाव हो जाना और अशोक ने अपने जो बौद्ध भिक्षु को इतना दान दिए कि आर्थिक संकट उनके राज्य पाट में आ जाती है। ठीक है। पतन का सबसे बड़ा कारण जो अशोक के उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना। इनके बात ऐसे फिक्स हो जाता है कि अशोक के बाद कोई भी शासक है वो बिल्कुल योग्य नहीं थे। ठीक है। और साथ ही विभिन्न अधिकारियों के भ्रष्टाचार में भी लिप्त थे। ठीक है। और मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ जुलाई महीने में होती है। ठीक है। और यहाँ पर आते हैं शुंग वंश यानी मौर्यकालीन का जो बृहदत्त थे वो वहाँ बृहदत्त उनका डेथ करके यहाँ पर बृहदत्त के सेनापति जो पुष्यपंख शुंग थे वहाँ पे कलिंग नरेश जो कुणाल थे वहाँ उनके साथ लड़ाई होकर उसके बाद हमारे कौन आ जाते हैं? शुंग वंश। ठीक है। शुंग वंश की स्थापना मगध का शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। ठीक है। कौन? शुंग वंश। इस वंश के संस्थापक
जो पुष्यपति शुंग था। गैर क्षेत्रीय राजवंश क्यों था? क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक थे उनको पारिवारिक जो राजा थे वही चलते आ रहे थे, बट यहाँ पर गैर जो राजवंश थे वहाँ इनका एंट्री हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? पाटलिपुत्र। कहाँ रखी थी? पाटलिपुत्र। और जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया गया था। किसको? विदिशा का। और इनका पुराना नाम क्या है? बेसनगर। विदिशा का पुराना नाम क्या है? बेसनगर। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। इतना बहुत बौद्ध स्तूपों को तथा मठों को ध्वस्त कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने एमपी के सांची स्तूप की खिड़कियों के तांबे का कराया, जबकि अरहुल एमपी में है और अस्तूल की खिड़कियों को पत्थर करवाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके समय बौद्ध जो पुस्तक है जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। किसके टाइम? पुष्यमित्र शुंग के टाइम। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। इसी के टाइम पाणिनि ने अष्टाध्यायी यानी व्याकरण ग्रंथ इसको बोला जाता है लिखा गया था। मनु ने मनु स्मृति लिखे थे। इसके समय 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों में यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे के अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया था। ठीक है, और पहले जो आक्रमण थे इसके टाइम डेमेट्रियस थे। कौन किया था पहला आक्रमण? डेमेट्रियस। और दूसरे जो आक्रमण थे वो मियांडर जो मिलिंद थे। ठीक, और इनकी एक रचना मिलिंद पनो भी है। ठीक है, मिलिंद जो है जो बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये किस में है? मिलिंद पनो में, जो मिलिंद मियांडर के द्वारा जो लिखा गया था। ठीक है, और इसमें जो कहानी था नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, इसका जानकारी दिया गया। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? मिलिंद पनो में आ गया। उसके बाद चलते हैं कालिदास की पुस्तक मालवी विकामित्र। ठीक है, में अग्नि मित्र एक मल्लिका के प्रेम प्रसंग की चर्चा किया गया। बेसिकली इसमें है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इन्हीं के टाइम में अश्वमेध स्टार्ट होता है और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराया। अश्वमेध यज्ञ ये होता है कि कोई भी शासक अपने घोड़े को किसी क्षेत्र में छोड़ते थे और वो घोड़ा जाकर जहाँ तक रुक जाता था वहाँ का क्षेत्र इस शासक का हो जाता था। इसी को अश्वमेध यज्ञ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ यानी बरात को भी जीत लिया था। और कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग को। इस वंश के शासक भागवत के दरबार में यौन विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था। कौन आया था? हेलियोडोटस, जिसका जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख में मिला है। यानी इसका वर्णन किस में मिला है? जब हेलियोडोटस आया था गरुड़ ध्वज के अभिलेख में। ठीक है, विदिशा स्थित इस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलता है। किसका? भागवत धर्म का, विदिशा से स्थित अभिलेख से। और भागवत धर्म में विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, और इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे जिनकी हत्या इन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी थी। इसके स्थान पर कण्व वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, चलते हैं कण्व वंश की ओर। कण्व वंश इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा रखा। कहाँ रखा? विदिशा रखा। इस वंश में कुल 4 शासक उभर कर आए। इस वंश का अंतिम जो शासक था सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दिया था। ठीक है, इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं सातवाहन वंश की ओर। सातवाहन इस वंश का स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में ये वंश जो था महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक के राजाओं ने महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। ठीक है, सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण उन्हें आंध्र सातवाहन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आंध्र सातवाहन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? जो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान थे। ठीक है, सातवाहन में सबसे योग्य शासक कौन था? हाल था। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थी। इसी के समय नासिक का शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया था, किंतु उस गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगल थम्बिक्स के मिले सिक्कों से मिलती है। ठीक है, जिसके एक GPS एक दूसरे के नापान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इस वंश के जो अलग
शासक थे वो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी थे। इसके समय पुनः उज्जैन के शासक का आक्रमण हो जाता है। इस बार शासक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर दिया था। ठीक है, रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी बीपीपी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक जो थे सातकर्णी थे। ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना शुरू कर दिया था। ठीक है, और सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने किया था। ठीक है, वेतन के बदले भूमि देने की संपत्ति व्यवस्था सातवाहन ने प्रारंभ किया, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया था। सातवाहन समान मातृसत्तात्मक थी, यानी माता के नाम पर यहाँ पर सारे काम होते थे। ठीक है, यहाँ नाम के पहले माता नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। ठीक है, इस समय विशिषा यानी लेड के सिक्का का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता है, कारशापन बोला जाता था। सातवाहन साम्राज्य में भूमि गोदावरी नदी में स्थित है। ठीक है, जिस कारण ये अत्यधिक उपजाऊ थी। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल में की भूमि उस समय सबसे उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, मौर्य काल चलते हैं। ठीक है, मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। ठीक है, और कोई भी योग्य शासक नहीं आता है, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगता है। मौर्यकालीन के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण है। कौन कौन? इंडो ग्रीक है, शक हो गया आपका, पहला हो गया और कुषाण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टॉपिक है इंडो ग्रीक, हिंदू यूनानी के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम सीरीज में इसको पढ़ाएंगे। ओके, बाय।